सवाल बच्चों, आज हम जो है डीपीपी डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स की। और देर आर 40 क्वेश्चंस इन दिस डीपीपी और ये क्वेश्चंस पूरे टॉपिक को आपके को कवर करा देंगे। क्या है क्वेश्चंस, स्टार्ट करें भाई। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे तो मैंने डीपीपी आप लोगों को शेयर कर दी थी, लेकिन चलो ठीक है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाई, तो ऑन दी स्पॉट हम जो है डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेशन है और फ्रिक्शन जैसे टॉपिक पे प्रैक्टिस सेशन काफी हेल्पफुल रहता है। मतलब ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप मेरे से डिस्कस करोगे तो उसका बेनिफिट तो होता ही होता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। टू अवॉइड स्लिपिंग, स्लिपिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है यहाँ पे, पता नहीं क्यों ही हुई है। while walking on the ice one should take smaller steps because आइस के ऊपर वॉक करने के दौरान एक बंदे को छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? देयर आर 4 ऑप्शंस। frictional force of the ice is large, frictional force of ice is small, of larger normal reaction, of a smaller normal reaction। 4 होगा या क्या होगा? बिकॉज ऑफ लार्जर नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज ऑफ ए स्मॉलर नॉर्मल रिएक्शन। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ज्यादा होगा कम होगा, और दूसरा कह रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा या कम होगा। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा का मतलब इनका बेसिकली जो सेंस है ना, आइस की वजह से लगने वाला फ्रिक्शन, मतलब कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या फ्रिक्शन कोफिशिएंट छोटे स्टेप या बड़े स्टेप पे डिपेंड करता है? वो तो मतलब दो बॉडी जो कांटेक्ट में, दो सरफेस जो कांटेक्ट में, उन दोनों पे डिपेंड करता है, उन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये वाला ऑप्शन तो मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, वो नॉर्मल और फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। नॉर्मल को उन्होंने अलग ऑप्शन दिया है, दैट मीन्स कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द नॉर्मल हियर। सो बेसिकली म्यू इनटू एन, म्यू में इंटरेस्टेड है, तो म्यू तो आइस और जो भी उसने पहन रखा है शूज, उसके बीच का फिक्स हो गया, तो छोटा बड़े का तो मतलब ही नहीं बनता उसमें। अब बात आती है नॉर्मल रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। बड़े स्टेप के केस में नॉर्मल ज्यादा होगा या छोटे स्टेप के केस में नॉर्मल ज्यादा होगा? अच्छा, मेरा अभी जो मेरे दोनों पैरों में, नहीं ऐसे देखो, मेरे को एक बात बताओ तुम लोग ना, मेरी बॉडी को अगर तुम एक पॉइंट मास कंसीडर करके चलो, तो व्हेन आई एम स्टैंडिंग राइट लाइक दिस, तो मुझे बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो mg के बराबर होगा या नहीं होगा? दोनों का n1 + n2 = mg, ठीक है, और n1 और n2 बराबर होंगे इस केस में। जब मैं छोटा स्टेप रख रहा हूं तो क्या मेरा सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है? छोटे स्टेप में मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा होगा, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है ना, सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा, ज्यादा बड़े स्टेप रखने पे ना सेंटर ऑफ मास मेरा नीचे जा रहा है। बेसिकली क्या होगा, मेरा सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, मतलब द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज डाउनवर्ड। आइए आ जाओ आ जाओ, अभी पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया लेकिन तुम काफी लेट हो गए। फिर मुझे लगा कल वाली गलती के बाद तुम जल्दी आ जाओगे। कल ये भी लेट आए थे तुम्हारी तरह, तुम तो आती हो। चलो, तो मैं क्या बता रहा था, हमारा पहला क्वेश्चन था कि टू अवॉइड स्लिपिंग व्हाइल वॉकिंग ऑन द आइस वन शुड टेक अ स्मॉलर स्टेप्स बिकॉज, तो यहाँ 4 ऑप्शन है हमारे पास। फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द आइस इज लार्ज, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द आइस इज स्मॉल, लार्ज नॉर्मल रिएक्शन, स्मॉल नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट, आइस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा होगा या कम होगा तो वो स्टेप पे डिपेंड नहीं करता, वो तो सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा। मैं यही बता रहा था इन बच्चों को कि जब हम मैं जैसे ऐसे खड़ा हूं तो मेरे दोनों पैरों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ऑलमोस्ट बराबर होगा, n1 + n2 mg के बराबर होगा, ठीक है। जब मैं छोटे छोटे स्टेप ले रहा हूं तो मेरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी हाइट ज्यादा चेंज नहीं हो रही है, मतलब छोटे छोटे स्टेप में ऑलमोस्ट मेरी बॉडी फ्लैट रह रही है, मतलब ना जो सेंटर ऑफ मास है उसकी हाइट में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आने लगा तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स होता है? mg, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल, इन दोनों का डिफरेंस। तो जब मैं ऐसे खड़ा हूं, जब मेरे सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉर्मल और mg बराबर है, ठीक है। मैं ऐसे चल रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास कोई खास नीचे जा नहीं रहा, मतलब सेंटर ऑफ मास का अभी भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब नॉर्मल और mg अभी भी बराबर है। लेकिन जब मैंने बड़ा स्टेप लिया, जब मैं पैर फैलाए मैंने, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आएगा मेरा,
मेरी बॉडी में कहीं पे भी एक जगह पे पॉइंट कंसीडर कर लो कि दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो जब मेरे पैर ऐसे हैं तो सेंटर ऑफ मास की एक हाइट है, जब मैंने ऐसे रखा तो सेंटर ऑफ मास नीचे गया। अब जब सेंटर ऑफ मास नीचे गया तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ गया। नेट फोर्स नीचे आया तो मेरी बॉडी पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था, mg। क्या mg पे कोई फर्क पड़ेगा, mg तो उतना ही रहेगा। लेकिन मेरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास नीचे है, मतलब देयर इज अ एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर वाले फोर्स कम हो गए होंगे तभी तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आया। सो नॉर्मल क्या हो जाएगा इसकी, इसमें कम। तो बड़े स्टेप रखने पे नॉर्मल क्या होगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल जब कम हो जाएगा म्यू की वैल्यू तो सेम रहने वाली है पैर और आइस के बीच में, तो जो फ्रिक्शन लग सकता है वो कम लगेगा। तो नॉर्मल जो है ना, हम छोटे स्टेप लेके नॉर्मल को ज्यादा रखते हैं, तो ऑफ बिकॉज ऑफ लार्जर नॉर्मल रिएक्शन, बड़े स्टेप में नॉर्मल कम हो जाएगा। मतलब ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इसके लिए, ठीक है ना। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आता है, ऑफ लार्जर नॉर्मल रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं आता किसी को भी किसी भी तरीके का? वो मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। सपोज करो कि मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, और मैं आइसी सरफेस पे हूँ सपोज, तो आइस का और मेरे पैरों के बीच में सपोज फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है ही नहीं, तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं सकता। नॉर्मल लग सकता है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा, ऊपर की तरफ लग सकता है फोर्स, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग सकता था, वो है नहीं। अब मेरे पास एक बॉल है, मैं और बॉल दोनों रेस्ट पे थे, मैंने बॉल को मोमेंटम दे दिया। अब बॉल को मोमेंटम दिया मैंने, तो बॉल पे एक इंपल्स लगाया मैंने, तो इंपल्स मेरे पे भी लगेगा क्योंकि इंपल्स भी एक्शन रिएक्शन पे फॉर्म करते हैं। तो मेरे पे लगेगा तो मेरे पास एक वेलोसिटी आ जाएगी पीछे की तरफ, मेरे को रोकने के लिए फ्रिक्शन ही नहीं है। तो आईसी सरफेस पे अगर आप जो है कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करोगे तो आप भी पीछे की तरफ जाओगे। या आप बोट के अंदर होते हो ना, बोट अगर किनारे पे आके खड़ी हुई है तो बोट में भी अगर आप कोई चीज फेंकोगे तो बोट पीछे जाएगी। सपोज आपकी बोट जो है पानी में जाके अटक गई और आप यहाँ से स्कूल से घर जा रहे थे। अब ये एग्जाम्पल हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे तब तो फिर भी सही लगता था। तुम बोलोगे सर एलन से लेके, एलन भूलना नहीं चाहिए, काट देना भाई एलन को। आप अपनी कोचिंग से अपने घर तक जा रहे हो, कितनी नदियां पड़ती है बीच में? एक भी नहीं। तो मतलब थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल टाइप का लगेगा। लेकिन अगर आपकी नाव जो है ना बीच में अटक जाए सपोज, तो आप अपने बैग को एक एक किताब फेंकना चालू कर दो पीछे की तरफ, जिधर आपको जाना है उसके अपोजिट फेंकना चालू कर दो, आपकी बुक जो मोमेंटम लेके जाएगी वो आपको मोमेंटम देके जाएगी। तो वो मोमेंटम कंजर्वेशन जो कि हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ लिया है ऑलरेडी, एक बार सेंटर ऑफ मास में और पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। और ये सारे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग कि एक प्लैंक है उस पर वो बंदा इधर से उस एंड पे चला गया, वो सेंटर ऑफ मास में कराता हूं मैं, ठीक है। तो अभी फ्रिक्शन में तो ये वाला इसका जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन था कि इफ द नॉर्मल रिएक्शन इज डबल द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाफ हो जाएगा। अक्षत, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा अगर नॉर्मल रिएक्शन डबल कर दी जाए तो? बी और सी दो। तो ये कौन डिसाइड करेगा? मैं? सर देखो इतना काम कर दिया, अब आप बाद बाकी आप देखो। हाँ भाई सी होगा। हाँ जी यश, नो आइडिया। आप बताना चाहोगे? ओके, बेसिकली क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू इनटू एन के बराबर होता है। स्टैटिक की वैल्यू तो मतलब बहुत अलग होती है। दे आर टॉकिंग अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। म्यू जो होता है, म्यू नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता, ये अभी हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी। म्यू इस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, फ्रिक्शन जो लगेगा वो म्यू पर डिपेंड जरूर करता है अगर काइनेटिक की बात कर रहे हैं तो म्यू इनटू एन, ठीक है ना। तो इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है तो इट विल रिमेन सेम, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन से क्या फर्क पड़ेगा? नॉर्मल रिएक्शन से फ्रिक्शन की वैल्यू अफेक्ट होगी, नॉट फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट? सबसे पहली डेफिनेशन सबसे पहले मैंने ये कराई थी कि whenever there is a relative motion between two surfaces in contact, तो वहां पे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। देयर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन बोथ द सर्फेसेस एंड इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन,
दैट इज इनकरेक्ट ना, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। ओके, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। क्या मैंने कोई ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, हमने कभी भी नहीं, ब्लॉक की बॉडी वॉल्यूम से हमें कोई मतलब नहीं था, म्यू इनटू एन नॉर्मल रिएक्शन से मतलब था और म्यू से मतलब था हमें, तो यही है इनकरेक्ट। अच्छा, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया इन कॉन्टैक्ट, क्या इट डज नॉट डिपेंड, मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होता है ना वो कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ब्लॉक का साइज बनाने में मैंने कभी कंजूस नहीं की, जितना मन किया उतना बना, बड़ा ब्लॉक ड्रॉ किया था मैंने फ्रिक्शन पढ़ाते टाइम, ठीक है ना। तो अगर एरिया पे डिपेंड करता तो बार बार मुझे लिखना पड़ता कि इसका बेस एरिया ही है ब्लॉक का, है ना। हम लोगों ने कभी नहीं बनाते, अपन कभी नहीं बनाते, लेकिन विस्कस फोर्स जो होता है ना उसको भी हम बोलते हैं काइंड ऑफ फ्रिक्शन टाइप का ही होता है, दैट डिपेंड ऑन द एरिया, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, वैसे देखो जैसे एक ब्लॉक है उसको तुम नॉर्मल सरफेस पे पुल कर रहे हो तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा, उसके नीचे आपने रोलर लगा लिए तो ऑब्वियस बात है उस केस में फ्रिक्शन कम लगेगा, मतलब आपको कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी सही है और हमें इनकरेक्ट पूछा था इन्होंने। The coefficient of the static friction between the two surfaces depends upon, किस पे डिपेंड करता है coefficient of the static friction? नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दोनों सरफेसेस पे डिपेंड करता है। शेप से क्या लेना देना, रफनेस वगैरह पे फिर भी डिपेंड करेगा, है ना, पर इन्होंने शेप बोला है तो शेप तो मतलब ये कह रहे हैं कि सर्कुलर है, कर्व्ड है या फ्लैट है, मतलब शेप का मतलब तो मैं जो मान रहा हूँ वो ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता म्यू की वैल्यू पे। सर्कुलर सरफेस पे कभी हमने बोला है कि अगर सरफेस ऐसे कर्व हो रखा है बार बार तो हम कहीं म्यू की वैल्यू बार बार अलग देते हैं क्या, नहीं देते, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस तो कोई लेना देना नहीं है, म्यू तो म्यू अलग चीज है मतलब ना, तो मेरे अकॉर्डिंग द आंसर शुड बी नन ऑफ दिस, ठीक है। ओके, if the applied force is doubled the coefficient of friction is, it will not change। अब तुम्हें देखो 5वें क्वेश्चन में जाके तुम लोगों ने बिना उसके मतलब गलती किए बिल्कुल सही आंसर बताया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में थे सारे क्वेश्चंस ना, मतलब इसकी थोड़े से इंफॉर्मेशन भेजते हैं ना। अब आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। म्यू एस एंड म्यू के एंड म्यू आर द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, देन इनका ऑर्डर बताना है कौन सा कितना बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है। ये तो हमें पता है कि म्यू के से बड़ा म्यू एस होता है, मतलब ना ये तो हम उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन में पढ़ाया भी था मैंने कि म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन। अच्छा एक बात बताओ, एक नॉर्मल कंडीशन में तुम जो है एक ब्लॉक को खींच रहे हो और एक रोलिंग फ्रिक्शन वाले केस में खींच रहे हो, किस में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है? सेम ब्लॉक है मतलब नॉर्मल सेम हो गया और एक में रोलर लगा ली तुमने, एक में नॉर्मली खींच रहे हो, तो किस में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा? नॉर्मल वाले केस में ना, रोलिंग वाले में कम लगेगा, मतलब म्यू की वैल्यू कम होनी चाहिए उस केस में, तो म्यू आर सबसे छोटा होना चाहिए म्यू के म्यू एस, ठीक है ना, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग ना। 6वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन, a block is thrown on the ice with a velocity of 6 meter per second, it comes to the rest after traveling 10 meter, find the coefficient of the friction। कैसे करते हैं? हाँ, देखो जब भी एक ब्लॉक को ना अगर आपने किसी रफ सरफेस पे प्रोजेक्ट किया तो उसके ऊपर जो रिटार्डेशन आता है ना, आपने इसको वी नॉट वेलोसिटी दे दी, ठीक है, तो इसका जो रिटार्डेशन आता है ना वो म्यू इंटू जी के बराबर आता है। कैसे आता है ये? यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू एम जी, और उसको एम से डिवाइड कर दिया, किसके बराबर आता है? म्यू इंटू जी के बराबर। ये ध्यान रखना, ठीक है, जो ब्लॉक है उसका अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू के बराबर है और अगर आपने उसको वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया तो उसका रिटार्डेशन कितना आएगा? म्यू जी के बराबर, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 6 मीटर पर सेकेंड, और कितना दूर जाके रुक जा रहा है? 10 मीटर चल के रुक जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना मेरे लिए बेहतर रहेगा? एक बात तो पक्का है कि फ्रिक्शन जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाऊं? क्या पता क्या करना चाहता हूं मैं? म्यू पता करना है, म्यू मतलब ए पता करना है मुझे। ए पता करने के लिए कौन सी इक्वेशन लगा लूं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे डिस्टेंस पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए की जगह क्या रख दूंगा? म्यू इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 के बराबर।
तो यहाँ से म्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, हाँ 36 डिवाइड बाई 200, ठीक है 0.18 आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना 0.18 बी ऑप्शन। बिल्कुल सही था, ठीक है। तो 7th नंबर क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, ओके बी ऑप्शन आ गया। 8th नंबर क्वेश्चन, मैंने 2 लेक्चर कवर किए मतलब ना फ्रिक्शन फोर्स के, एक लेक्चर कल अपलोड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है उसको देख लेना तुम लोग, है ना। कल वाला अपलोड नहीं किया, कल वाला आज अपलोड नहीं होगा, आज होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का प्रैक्टिस सेशन, जो 56 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे ना वो वाला, हाँ। और जो है ये जो फ्रिक्शन का सेकंड वाला लेक्चर वो कल अपलोड होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन के दोनों लेक्चर देख लेना, कल से वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट होगा, काफ़ी हद तक आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है ना। आप लोगों को वर्क पावर एनर्जी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज ही कराना था लेकिन तबीयत खराब है मेरी, तो मैंने आज सोचा कि 1 घंटे में इसका डिस्कशन करा देते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे नहीं ले पाता मैं क्लास, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के, इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाई, नीचे स्लाइड करके आ रही है, मैं डायग्राम बना देता हूं जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पे एक बॉडी जो है स्लाइड करके आ रही है, और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट इज थीटा। एम मास की बॉडी नीचे आ रही है, इसका एक्सेलरेशन बताना है, क्या लगेगा इस पे, कैसे कैसे लगेगा, पहले तो ये बता कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इस पे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। किधर की तरफ लगेगा, किधर लगेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ये आ रहा है नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन के बराबर, यहाँ पे एन कितना होगा, mg cos थीटा के बराबर, और एक इधर लग रहा होगा mg sin थीटा जो इसको नीचे ला रहा होगा, तो ये हो गया फ्रिक्शन, हो गया म्यू mg cos थीटा के बराबर। अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नेट फोर्स, यस नहीं mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा, ठीक है यस डिवाइडेड बाई m, तो a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास g sin थीटा माइनस यस म्यू के cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो g sin थीटा माइनस का म्यू के cos थीटा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 8th वाला हो गया। 9th वाला, a block of mass 20 किलोग्राम is sliding on a surface is inclined at an angle of 45 degree with the horizontal, ये नीचे आ रहा है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, तो a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू पुट करो, g की वैल्यू कितनी है 10, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री एंगल है, तो 1/√2 आ जाएगा। अच्छा 1 माइनस का म्यू के कितना दे रखा है इन्होंने, अच्छा 0.7 दे रखा है, ठीक है। तो 0.3 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 1.4 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये करीब करीब आएगा 2, मतलब 30 डिवाइड बाई 14, तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही बस वैल्यूज पुट कर दी है इसमें ना। A block slides down an inclined plane of 45 degree with the horizontal starting from rest. It covers 10 meter in the first 3 seconds. Find the coefficient of kinetic friction between the block and the plane. Yes. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे। हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना S इज इक्वल टू यूटी प्लस, अच्छा मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे u क्या है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10 इज इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखेंगे हम g साइन थीटा माइनस का म्यू, अच्छा म्यू इन्होंने पूछा है तो बहुत गंदा क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर कर दिया हमने ना, तो ये कट जाएगा इससे, और 1 माइनस का म्यू जो आ जाएगा ना तुम्हारे पास वो आ जाएगा 2√2 डिवाइड बाई 9 के बराबर, है ना। तो 2√2 1.4 होता है, मतलब 2.8 डिवाइड बाई 9, तो 1 माइनस का इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.9 30 27 इतनी आएगी करीब करीब, इजिकल टू म्यू,
म्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास 0.69 है क्या कोई ऑप्शन? 0.69 सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना? हाँ मतलब पर ज्यादातर मैंने तुम्हारे देखे थे कि नीट में इतना ये डिफिकल्टी लेवल रहता है मैक्सिमम ना। हाँ कैलकुलेशन तो थोड़ी सी थी इस वाले में, इतनी कैलकुलेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A conveyor belt is moving at a constant speed of 2 meters per second. A box is gently dropped on it. The coefficient of the friction between them is this. The distance that the box will move relative to the belt before coming to the rest on it. कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व? देखो ब्लॉक जब बेल्ट के रेस्पेक्ट में मूव करना बंद कर दे, मतलब रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा अच्छा रहेगा कि बेल्ट के रेस्पेक्ट में किया जाए। भाई बेल्ट चल रही थी पहले, उसके ऊपर तुमने ब्लॉक रखा, तो ब्लॉक को बेल्ट के रेस्पेक्ट में रोकना है, तो मतलब एक काम करो ना, पूरी सिचुएशन को बेल्ट के रेस्पेक्ट में देखो। बस स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन एक बात तुम अगर उसको देखने लग गए ना उसके रेस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाएगा। कैसे? देखो मैं तुम्हें पूरी सिचुएशन समझाता हूँ। ये बेल्ट है, इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक कैसा था? रुका हुआ, लेकिन बेल्ट चल रही थी, ठीक है, बेल्ट चल रही थी ऐसे करके ना 2 मीटर पर सेकंड से, ये रेस्ट पे था ब्लॉक जो है। तो तुमने जब बेल्ट को रोका, विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट बात कर रहे हो आप, तो जब तुमने बेल्ट को रोका तो तुम इसको 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इधर दे दोगे। अब बेल्ट रुक चुकी है, ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में, ये इसका यू रिलेटिव है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। और कौन सा लगेगा? काइनेटिक। काइनेटिक की वैल्यू कितनी होती है? म्यू एम जी के बराबर। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? इधर की तरफ म्यू जी के बराबर। समझ में आया यहां तक? मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। सो फाइनली हमें बेल्ट के रेस्पेक्ट में इसको रोक देना है, ठीक है। तो वी रिलेटिव मेरे को 0 चाहिए फाइनल वाला ना, तो वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव का स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस का 5 इंटू एस रिलेटिव। तो एस रिलेटिव जो आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 0.4 मीटर आ जाएगा, या फिर 40 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन हमारे पास विल बी द आंसर, ठीक है। 11th वाले का बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया था ये वाला तो, ठीक है। हाँ मतलब रिलेटिव में जाके हमें करना पड़ा ना इसको थोड़ा सा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। The upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth, while the lower half is rough. A block starting from the rest at the top of the plane will again come to the rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by। है क्लास में कराया था ये, वैसे वर्क पावर एनर्जी से बहुत आसानी से हो जाता है ना। हाँ तो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ऊपर वाला जो सरफेस है ना वो स्मूथ है, ठीक है। मान लो ये x डिस्टेंस तक, तो d डिस्टेंस मान लेते हैं स्मूथ, और d डिस्टेंस में फ्रिक्शन है, ठीक है। यहां से यहां तक रफ हो गया, यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू के बराबर है। अब देखो यहां पे जो इसका एक्सेलरेशन होगा ना वो g sin थीटा के बराबर होगा, तो यहां पे इसके पास एक स्पीड आ जाएगी, मान लो v नॉट आ गई, उसके बाद यहां पे इसको रोक देना है, 0 कर देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर रोकना है मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होगा mg sin थीटा से, तभी तो वो स्लो होगा नीचे जाने पे। बताओ उस वाले नीचे वाले हाफ में रिटार्डेशन होना चाहिए ना इसका, तबीयत ज्यादा ही खराब होने लगी मुझे, इसी का डर था। खैर यहां से आगे एक्सेलरेशन कितना होगा? जी म्यू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये होगा एक्सेलरेशन उस वाले पार्ट में। क्यों? ये वाली बात समझ भाई, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है ना म्यू एम जी कॉस थीटा ज्यादा होगा, एम जी साइन थीटा कम होगा, तो यहाँ पे भी रिटार्ड होगा। तो 2 इक्वेशन लगाओ तुम, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, कौन सी वाली? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस का 2g साइन थीटा
इनटू डी। पहली इक्वेशन ये लगेगी या नहीं लगेगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जीरो वेलोसिटी, यहाँ पे वी नॉट आ गई, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा, डी डिस्टेंस है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस का 2s। यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे एम जी साइन थीटा ऐसे लग रहा होता है नीचे की तरफ, ठीक है, और फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा यहाँ पे, और कितना होगा म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर। अब तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे जाके रुक गया, तो ऑब्वियस बात है ये ज्यादा नहीं हो सकता ना, ये ज्यादा होगा ना, फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होगा यहाँ पे, तो रिटार्डेशन होगा यहाँ पे ना, तो दिस माइनस का दिस डिवाइड बाई एम करूंगा ना, इसलिए जी म्यू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब मैं यहां से यहां तक इक्वेशन लगा रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस का 2g म्यू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू डी। ये वाला एक्सेलरेशन पुट करूंगा ना मैं वहां पे, अरे यहां से यहां तक लगा रहा हूं ना, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन तो ये है ना, ठीक है। अगर तुम यहां से दोनों को बराबर कर दो, किसको, 2g साइन थीटा इंटू, मतलब इधर से वी नॉट का स्क्वायर निकालो, इधर से वी नॉट का स्क्वायर निकालो, इन दोनों को बराबर कर दो, 2g म्यू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू डी, तो तुम देखोगे यहां से म्यू की वैल्यू 2 tan थीटा के बराबर आ रही होगी, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हाँ, ये थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा हो गया यहाँ पे ना आगे बढ़ने पे। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। ये तो वैसे खत्म हो जाएगा। The block B is pushed momentarily along the horizontal surface with an initial velocity v. If mu is the coefficient of the sliding friction between the B and the surface, the block B will come to the rest after the time. टाइम पूछा है इसमें ना। तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, अभी बताया मैंने तुम्हें। हाँ, म्यू जी के बराबर होता है ना, अभी तो हम 2 बार कर चुके हैं इसको, म्यू जी के बराबर। सेम ब्लॉक हो और उसके और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, काइनेटिक फ्रिक्शन हो, तो म्यू जी रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टाइम पता करना है, हमें वेलोसिटी दे रखी है, रुकने का टाइम पता करना है, सेकंड को लगाएंगे, टाइम पता करना है, वेलोसिटी का रिलेशन है, फर्स्ट लगाएंगे ना। तो जैसे अपने पास रिलेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस का at, तो फाइनल वेलोसिटी हमें 0 चाहिए, इनिशियल हमें v के बराबर दे रखी है, और एक्सेलरेशन माइनस का म्यू जी के बराबर दे रखा है इंटू टी, तो टी कितना आ जाएगा, v डिवाइड बाई म्यू जी के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी था मतलब ना, ऐसा कुछ इसमें था नहीं। अगला क्वेश्चन, a block of 2 kg is placed on the floor, the coefficient of the static friction is 0.4, a force of 2.5 Newton is applied on the block, calculate the force of the friction between the block and the floor। बताइए, फ्लोर और ब्लॉक के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये 2 किलोग्राम का है, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, म्यू इज इक्वल टू 0.4। बताओ जल्दी कितना फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, रे बोलो पक्का। अच्छा, अरे इसमें ई ऑप्शन, और यार इन्होंने पता गलती कर दी, 8 न्यूटन, ये तो दिया ही नहीं ऑप्शन, एक और ऑप्शन है 8 न्यूटन है, 8 न्यूटन होगा क्योंकि सर ने बाद में लिखा है, मतलब ये ना इन्होंने सोचा कि इसमें 4 ऑप्शन गलत है, 5 और सही लिख देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ने सोचा कि घुमा देते हैं, मतलब जैसे अगर मैं बनाता ना इस क्वेश्चन को, तो मैं इस ऑप्शन को जरूर देता है यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का दिमाग जाता है कि म्यू इंटू एन, 8 आ जाता, पर वो बच्चा 8 न्यूटन, बहुत सारे मैं बता रहा हूँ ना, 60-70% बच्चा इसको 8 न्यूटन वाले को टिक मार देता, अगर ए ऑप्शन होता है ये तो मैं हमेशा जो ऑब्वियस वाला ऑप्शन होता है ना, मैं उसको सबसे पहले रखता हूँ कि तुरंत देखते ही ये टिक आगे बढ़ गया। अब इसमें ऑप्शन था ही नहीं 8 न्यूटन, आया तो हमारे भी दिमाग में था कि 8 न्यूटन होगा, आया था नहीं आया, तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो मुझे लगा कि तुम्हारे दिमाग में भी आया हो। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 न्यूटन रिक्वायर्ड ही नहीं होगा, तो तुम एफर्ट लगा रहे हो ना, वो 2.5 न्यूटन है, तो 2.5 न्यूटन इसको चला ही नहीं सकता, तो चला नहीं सकता तो फ्रिक्शन उतना लगेगा जितना जरूरी है रोक रखने के लिए। कितना जरूरी है? 2.5 न्यूटन, बस फ्रिक्शन हमें 2.5 न्यूटन ही चाहिए, वो रोक देगा इसको।
तो ये स्टैटिक का वो फंडा है जो अपन ने एफर्ट स्टैटिक का ग्राफ बनाया था ना। हाँ, लिमिटिंग तो तब लगेगा ना जब ये आपने, यस ठीक है ना, तो ये रुका रहेगा, तो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है फ्रिक्शन, तो उतना लगेगा जितना जरूरी होता है। ठीक है, सब कवर किया है। हीरो क्या करता है, तू 8 न्यूटन ई ऑप्शन बस सर ने बनाया तो इसको कर दिया, ये नहीं करना होता है। हाँ वगैरह ई ऑप्शन 15वां ये हाँ, इस तरीके क्वेश्चन मेरे को जैसे ही मिले ना मैंने कहा इनको रखना है। A uniform metal chain is placed on a rough table such that one end of chain hangs down over the edge of the table. ठीक है, when 2/3 of its chain length hangs over the edge. तो ये टेबल है, देखो ये 2/3 यहाँ पे लटकी हुई है, तो 1/3 इसके ऊपर रखी होगी, तो ये L/3 यहाँ पे रखी हुई है और 2L/3 यहाँ पे लटकी हुई है। ओके, ये कह रहे हैं कि इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, मतलब इस मोमेंट पे जस्ट फ्रिक्शन वगैरह, मतलब इसे नीचे कौन खींच रहा होगा, इसका वेट, फ्रिक्शन इसको रोक रहा होगा, और ये जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर रही है, मतलब इस टाइम पे फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा होगा। मतलब म्यू एन वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व, क्या करेंगे? वो फॉर्मूला हर जगह नहीं लगाना ना। हाँ, इसमें पता है क्या करोगे तुम लोग ना, इसका मास कितना होगा इस वाले पार्ट का, 2m/3, इसका वेट लगेगा यहाँ पे 2mg/3 के बराबर। अब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे ना, और क्योंकि लिमिटिंग लग रहा है, क्योंकि जस्ट स्लिपिंग होने वाली है मतलब ना, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है ना वो यहाँ की नॉर्मल के हिसाब से लगेगा, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो म्यू इनटू किसके बराबर होता है, n। लेकिन n जो होगा ना यहाँ पे जो n होगा वो mg/3 के बराबर होगा। वाह, क्यों, ये ऊपर रखा हुआ है ना ये पोर्शन, n जो होगा ना वो mg/3 के बराबर होगा। ठीक है, f लिमिटिंग हो जाएगा म्यू mg/3 के बराबर, और क्योंकि इसी मूवमेंट पे जस्ट ये स्लिप करना स्टार्ट कर रहा है, तो ये खींचने वाला फोर्स और ये जो फ्रिक्शन रोकने वाला फोर्स है, ये दोनों बराबर हो गए होंगे। क्योंकि अगर तुमने और जरा सा इसको लटकाया तो नीचे खींचने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फिर ये रुक नहीं पाएगा। ठीक है, तो म्यू mg/3 किसके बराबर हो जाएगा, 2mg/3 के बराबर। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 2 के बराबर। यस, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। 16th, यूनिफॉर्म मेटल से, ओह इसने गलती कर दी है ना, नहीं तो अलग था क्वेश्चन। नहीं, इसमें फ्रैक्शन अलग, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेम है, गलती से डाल दिया इसने ना। A heavy uniform chain lies on a horizontal top. The coefficient of the friction between the chain and the table is 0.5. The maximum fraction of the length of the chain that can hang over, जो लटक सकती है, कैसे कर दिया तुमने सी ऑप्शन? ये कह रहे हैं कि ये जो लेंथ है ना जो लटकी हुई है, मान लो ये x है, तो x/L की वैल्यू पूछ रहे हैं तुमसे, x/L × 100 की वैल्यू ये पूछ रहे हैं तुमसे, और x को तुम्हें मैक्सिमम कर देना है, मतलब जस्ट स्लिपिंग होने से रुक रही है बस ना, बस वो वाली कंडीशन है। नहीं, इसका वेट कितना होगा इस वाले पार्ट का, लटके हुए पार्ट का, m/L × x × g के बराबर। भाई x लेंथ का मास कितना होगा, l लेंथ का मास m है, x लेंथ का होगा m/L × x। ठीक है, इसका वेट कितना होगा, यहाँ पर नॉर्मल कितना होगा, m/L × L - x × g। ठीक है ना, यहाँ नॉर्मल इतना आएगा, क्योंकि ऊपर कितनी लेंथ है, L - का x। ठीक है, तो उसी वजह से फ्रिक्शन कितना लगेगा, लिमिटिंग वाला, Fs लिमिटिंग, तो म्यू इनटू दैट, तो म्यू m/L L - का x × g। ठीक है, और क्योंकि ये जस्ट बराबर हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, मतलब ना जस्ट लिमिटिंग वाला कंडीशन है इन दोनों, तो म्यू की वैल्यू है ना, दोनों को तुम बराबर करोगे तो m/L g कट जाएगा, तो म्यू मतलब 1/2 L - का x = x। तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 3x = L, तो x/L = 1/3, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि परसेंटेज पूछा है, तो 33.33, इतना परसेंट तक आप इसको लटका सकते हो।
पिछले केस में 66% लटकाया था, तो म्यू की वैल्यू ज्यादा चाहिए थी हमें, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब इसमें कोई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना होगा। वैसे बना सकते हो तुम ना, एक्स के टर्म्स में जैसे फॉर्मूला बना ना हमारे पास, इन दोनों को बराबर किया, वैसे बनाने को तुम बना सकते हो फॉर्मूला कि कितना फ्रैक्शन चाहिए होगा। जैसे म्यू एल माइनस एक्स इजिकल टू एक्स, यहाँ से तुम्हारे पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा एक्स 1 प्लस का म्यू इजिकल टू म्यू एल। तो एक्स अपॉन एल जो आएगा ना फ्रैक्शन, वो म्यू डिवाइड बाई 1 प्लस का म्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चाहो याद रख सकते हो कि ये वो कंडीशन है जिसमें चेंज जो है जब स्लिप करना स्टार्ट करेगी तो ये डायरेक्ट हो जाएगा करेगा। फिर तुम्हारा क्वेश्चन है, जैसे उसमें एक्स की वैल्यू दे रखी थी तुम्हें क्या 2l/3, तो 2/3 इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई दिस, तो म्यू की वैल्यू 2 आ रही थी ना उधर, देखो हाँ ये फॉर्मूला बन गया ना, जस्ट स्लिपिंग वाला, ठीक है, जस्ट स्लिपिंग कंडीशन है ये ना। इसको चाहो तो लिख लेना कहीं पे, इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर ना, जैसे ये पिछला वाला सब डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन था ना, ठीक है। A block rests on the rough inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of the static friction between the block and the incline is 0.8. If the friction force on the block is this, the mass of the block is. ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताओ तो फिर। इसमें थीटा दिया हुआ है ना, तो इसमें mg sin मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हमें फ्रिक्शन दे रखा है 10 न्यूटन के बराबर ना, हमें एंगल दे रखा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है, और ये बोला है कि ब्लॉक रुका हुआ है, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमें 10 न्यूटन के बराबर दे रखा है, ठीक है। एम पूछा है, थीटा हमें 30 डिग्री के बराबर दे रखा है, म्यू की वैल्यू हमें 0.8 के बराबर दे रखी है। व्हाट इज द मास? आप सोचो। सर मैं बताते हैं, sin 30 लगेगा इधर, cos थीटा लगेगा, हाँ उसके बाद फ्रिक्शन को लिखते हैं ना, कैसे लगेगा? म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos 30, एक्सेलरेशन दिखता है, तो फ्रिक्शन कितना होगा इस केस में? 10 पे तो दिया है ना 10 न्यूटन, फ्रिक्शन 10 न्यूटन दे रखा है, माइनस ये मतलब ये तो माइनस क्यों? वो तो फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन दे रखी है। हाँ भाई, तो 10 न्यूटन को किसके बराबर करना चाहिए मेरे को? म्यू mg cos थीटा के बराबर या किसके बराबर? म्यू mg sin थीटा के बराबर। क्यों? क्यों सर, अगर आप बोल रहे हो तो गलत बोल रहे होगे, हमें गलत करवाना चाह रहे होगे, इसलिए आप एक काम करो, cos थीटा तो मत ही करो, sin थीटा कर दो, ऐसा नहीं तो यही फंडा लगा रहे हो ना तुम लोग। तो बताओ फिर क्या कर रहे हैं फिर हम जो इसमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचोगे? क्या यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है? हाँ, क्या यहाँ पे म्यू इनटू एन का फॉर्मूला लगाने की डायरेक्ट में कोशिश करनी चाहिए मुझे? हाँ, क्यों करनी चाहिए जब रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है? रेस्ट पे तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक की वैल्यू क्या होती है? अच्छा हाँ वो जितनी जरूरत होती है उतनी लगती है। व्हाट जरूरत क्या है तुम्हारी यहाँ पे? इस ब्लॉक को रोकना। क्यों रोकना? किससे रोकना? थीटा से रोकना, mg sin 30 से इसको बैलेंस करना है, किसको? फ्रिक्शन को। तुमने मैं हंस भी नहीं पा, बुढ़ापा आ गया। अरे अभी हंसाओ मत, ठीक है। मेरे को ना बड़ी मुश्किल से काम चला रहा हूँ मैं, शांति से मुझे वो नंबर 40 तक लेके जाना है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, कहाँ था? तुम लोगों ने कहाँ पहुंचा दिया? हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन वाला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? वो तो तब लगता है जब या तो स्लिपिंग हो रही हो, काइनेटिक हो, अदरवाइज स्टैटिक फ्रिक्शन तो उतना लगता है जितना जरूरत है। तो यहाँ पे ब्लॉक को उन्होंने बोला कि रुका हुआ है, मतलब ये फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा होगा? बस, तो 10 इज इक्वल टू mg sin 30, तो m की वैल्यू 2 किलोग्राम के बराबर आ जाएगी। दिस इज दी इन्होंने सोचा नहीं होगा, लेकिन इन्हें एक ऑप्शन देना चाहिए था जिसका म्यू mg cos 30 से आंसर आ रहा होता, √3 के टर्म्स में आना चाहिए था। तुरंत कुछ हमारे धुरंधर टिक करके आ जाते, ये आएगा आंसर, ठीक है। तू तो करके आता, तो क्या बोल रहा था तू फिर? वो sin 30, तूने sin 30 नहीं बोला, तूने बोला म्यू mg, मैंने कहा cos थीटा कि नहीं sin थीटा कर दो। आप बोल रहे हो तो उसको चेंज तो करो थोड़ा सा।
सूर्यकांत नहीं आया ना उसको, वो भी कुछ तो बोलता ही रहता है मतलब ना, हाँ इसकी तबीयत ठीक हो जाए, मुझे लग रहा है मंडे तक ही आएगा। ओके, अगले वाले में आते हैं। A block of mass 0.1 kilogram is held against the wall, applying a horizontal force of 5 Newton. The coefficient of the friction between the block and the wall is 0.5. The magnitude of the friction force acting on the block. बहुत ही डायग्राम ये है कि ये दीवार हो गई, ठीक है, एक ब्लॉक हो गया, और इस ब्लॉक का जो मास है दैट इज 0.1 किलोग्राम। आपने यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लगाया, म्यू की वैल्यू 0.5 के बराबर दे रखी है। ये कह रहे हैं फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। पहले हम तो इसमें म्यू1 लगाएंगे और अगर वो 5 दिन ज्यादा हुआ तो बॉडी का कुछ होगा, बॉडी सेट करेंगे अपने नीचे। पता क्या करेंगे? हाँ म्यू इंटू एन की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2.5 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू 2.5 आ गई। ओके, फिर तुम्हें फ्रिक्शन क्यों चाहिए यहाँ पे? वो उसके और उसके बीच में इसका वेट है नीचे की तरफ 1 न्यूटन, इसको रोकना है नीचे गिरने से। कौन रोकेगा? दीवार फ्रिक्शन लगाएगी। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? अब यहाँ पे फ्रिक्शन में एक कंडीशन है, क्या ये रुका रहेगा या ये नीचे आएगा? अगर ये स्लिप कर रहा है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सिंपल सी होती है म्यू इनटू एन, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सिंपल नहीं होती। उसकी तो जितनी जरूरत होती है उतना लगता है, जिधर जरूरत होती है उधर लगता है। अब म्यू इनटू एन की वैल्यू मैंने चेक की तो वो आई 2.5 न्यूटन। क्या मैं 2.5 न्यूटन ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगा सकता हूँ यहाँ पे? नहीं, तो ये ऊपर भागने लग जाएगा। कभी देखा है तुमने कि वेट नीचे, तुमने ब्लॉक को ऐसे रखा ऊपर जा रहा है, ऐसा होता है? यस, होता है कभी ऐसा भागने लगे? फिर तो मजा ही आ जाता हर चीज चढ़ा देते हैं ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें बस इसके वेट को बैलेंस करना है। तो वेट को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फ्रिक्शन उतना चाहिए जितनी की हमें जरूरत है। तो हमें फ्रिक्शन यहाँ पे 2.5 नहीं चाहिए, हमें जरूरत है ओनली 1 न्यूटन की। तो 1 न्यूटन यहाँ पे लग रहा हो। अच्छा, 1 न्यूटन को इन्होंने क्या कर दिया, जी की वैल्यू इन्होंने 9.8 ले लिया। हाँ, 1 न्यूटन के क्लोज ऑप्शन ये आ जाएगा। बिल्कुल सही है, मैंने गलत थोड़ी बोला था तुम्हें, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 20th वाले पे। क्वेश्चन सर कर दिया है ये वाला? हाँ सर, एग्जैक्ट ऐसा है हमारे इलस्ट्रेशन 43 में। मैं तो वही कराता हूँ जो तुम्हारे मॉड्यूल में है, ये मान लो। बहुत घटिया तरीके से बहुत तरह फोर्सेस से करना पड़ता है। नहीं हाँ। नहीं ना, सर बी ऑप्शन है सर। मुझे नहीं पता आंसर क्या है। आंसर तो मेरे को नहीं पता, पर तक वो घटिया वटिया तरीके तो नहीं, मतलब ना बड़े आराम से हो जाएगा सॉल्व। मतलब लगाने को हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक ट्रिक करेंगे यूज ना। तो नितेश, क्या करना चाहिए इसका मतलब? छोड़ देना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन कौन करेगा? क्यों करें हम, है ना? बेसिकली तुम इसमें एक चीज देखो कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ना, इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे स्लोप ढलान है ही नहीं इस जगह पे। अगर ये ब्लॉक यहाँ पे होता ना, कोई पंगा ही नहीं था। यहाँ तो यहाँ पे अगर तुम इसका टेंजेंट देखो ना, ऐसे आएगा। स्लोप है ही नहीं, ढलान ही नहीं है नीचे वाले पॉइंट पे ना, बिल्कुल भी। क्या नीचे वाले पॉइंट पे अगर तुमने रखा होता तो ये इधर उधर जाता? ढलान कहाँ है? इधर, यहाँ ढलान है, नीचे जाता। अगर तुम्हें यहाँ पे छोड़ा जाए तो तुम ऐसे खिसक के नीचे पहुंच जाओगे, ढलान है। यहाँ छोड़ा जाए तो सबसे जल्दी पहुंचोगे एकदम ना, सीधे पहले गिरोगे, है ना, ऐसे करके पहुंचोगे। और फिर इधर से थोड़ा सा पुश और कर देंगे, उधर से निकल जाओगे, है ना। खत्म, रीड गड्डी। खैर, तो एक चीज समझ में आ रही है मेरे को कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं ना, इसका ढलान बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में केस कराया था जिसमें एक ब्लॉक रेस्ट पे रहता है एम मास का। अगर tan थीटा छोटा होता है अगर म्यू से, थीटा को तुम बढ़ाते, इसे एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू को ना, है ना। हाँ, थीटा को जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे, ढलान को तुम बढ़ाते जाओगे, उसकी गिरने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। अगर तुम यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से इंक्लाइन बनाओ तो यहाँ पे इंक्लाइन का एंगल, ये जिस टाइम पे ये थीटा इस कंडीशन को होल्ड करने लग जाएगा, उसी टाइम पे ही स्लिप करना चालू कर जाएगा। क्योंकि इसके बाद तुम और ऊपर गए तो ढलान एंगल और बढ़ गया, tan थीटा और बड़ा हो जाएगा म्यू से। हमें tan थीटा को म्यू से छोटा रखना है,
यहाँ तो टेन थीटा 0 है, तो म्यू से छोटा ही है, तुम ऐसे जा रहे हो ना, तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमें म्यू से बड़ा नहीं होने देना। जिस जगह पे टेन थीटा म्यू के बराबर होगा, जिस जगह पे इसका स्लोप टेन थीटा म्यू के बराबर होगा, उस जगह तक इसको तुम रख सकते हो। उससे ऊपर जाने में क्या होगा, टेन थीटा और बड़ा हो जाएगा, गिर जाएगा फिर ना। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे आएगी, जब टेन थीटा म्यू के बराबर हो रहा होगा, जिस जगह पे इसकी टेंजेंट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 1/3, तो टेन थीटा 1/3 के बराबर चाहिए मेरे को ना, टेन थीटा जस्ट बराबर चाहिए 1/3 के, ठीक है, ओके। इन्होंने क्या पूछा था, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। एक काम करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा, ये क्या होगा, क्योंकि टेंजेंट है तो ये अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि टेन अल्फा 1/3, तो टेन अल्फा 1/3 दे रखा है, कॉट अल्फा 3 आंसर, ठीक है ना। लेकिन अब समझ में आया इसको, इससे करोगे ना, तो होता है पूरा प्रोजेक्ट यस। वैसे उससे भी कर सकते थे ना वो, पर हमने जब यहाँ पे कर लिया, ठीक है ना, उससे हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ये कल मैंने बहुत डिटेल में कराया ये चीज, कितना मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए इसको कि रुका रहे, मैक्सिमम वो भी करा दिए कल ना केसेस। ये ऑप्शन 21, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, then what will the minimum angle of inclination plane to just start motion of the object। तो ये बेसिकली म्यू की वैल्यू जो है ना 1.73 का मतलब √3 दे रखी है, तो टेन थीटा बड़ा होना चाहिए म्यू से, तभी स्लिपिंग होती है ना, टेन थीटा अगर म्यू से बड़ा होगा, तो टेन थीटा बड़ा होना चाहिए, म्यू की वैल्यू कितनी, √3 मतलब 1060, तो थीटा बड़ा होना चाहिए 60 डिग्री से, तो थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है, ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा होगा इसका। 22, a body of mass 2 kg just begin to slide down on an inclined plane at an angle of 45 degree with the horizontal, the friction force will be, just slide करना स्टार्ट कर रही है, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू तो दे नहीं रखा इन्होंने, नहीं म्यू नहीं दे रखा ना, तो फिर कैसे करेंगे इसको, फ्रिक्शन फोर्स पूछा इन्होंने, म्यू नहीं पूछा। हाँ, तो cos 45 आएगा, फिर क्या आएगा, म्यू तो दे ही नहीं रखा, म्यू नहीं दे रखा इन्होंने, तो इस बार तो इन्होंने जुल्म कर दिया, मतलब ना म्यू की वैल्यू नहीं दे रखी। और ये तो नाइंसाफी है, ये क्वेश्चन की रिपोर्ट करो इसको, नहीं करना। हाँ सोचो तो फिर क्या करना चाहिए, नितेश कुछ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में पता है जो किया है ना तुम्हारे साथ, वो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सोचो ना, म्यू ही नहीं दिया, फ्रिक्शन पूछ रहे तुमसे। tan थीटा होता है ना 45 डिग्री कितनी होती है, 1 हाँ हाँ ठीक है, देखो तुमने क्वेश्चन को ढंग से रीड ही नहीं किया, ये कह रहे हैं कि जस्ट स्लिप करना स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, mg sin 45, जस्ट स्लिप करना स्टार्ट कर रहा है मतलब फ्रिक्शन जस्ट इसके बराबर हुआ होगा, तभी तो स्लिप करना स्टार्ट कर रहा है, फ्रिक्शन स्लिप करना स्टार्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा होगा और इसके बराबर होगा, ऐसा म्यू की जरूरत ही नहीं है। mg 2 into 9.8 यूज किया इन्होंने, 19.6, ये लेकिन 2 ही तो होना चाहिए ना सर, मुझे लगता है कि ऑप्शन बनाई थी इसमें 19.6 sin ये आ जाएगा, मतलब cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू सेम होती है ना, तो उन्होंने क्या डी ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, वो फालतू कंफ्यूज और कर दिया उधर ना, बहुत सारे लोग इसको टिक मार के आ जाएंगे, वो cos आता है ना उनके दिमाग में, म्यू mg cos थीटा, वो म्यू को सोचेंगे नहीं, म्यू को जाए ही नहीं। हाँ मैंने तो सही जाता, तो साइन का मार क्या था, cos का मार क्या था पता, साइन वाला ना, साइन 45 cos 45 में क्या डिफरेंस होता है बे? फिर भी साइन वाला करके आते, ठीक है, ये इसका मतलब ये चीज अच्छा लगा मेरे को। 23, the force required to just move a body up the inclined plane is double the force required to just prevent the body from sliding down the plane, the coefficient of the friction is mu।
हाउ डू वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? ये किया हुआ है, ये मैंने कल कराया है, ठीक है। तो आप लोगों में से जिनसे मिस हो गया वो कल देख लेना, क्योंकि दोबारा करने का कोई मतलब नहीं होता। कल ही कराया था ना मैंने, तो है। हाँ, क्या करेंगे, क्या था फॉर्मूला इसका एफ मिनिमम का? पकड़ के मारूंगा मैं तेरे को। क्या क्वेश्चन है ये? वो जस्ट वो फोर्स लगा रहे थे ना अपन इंक्लाइन के लोग, एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम जो कराए थे मैंने, ये वो वाला है। एफ मिनिमम होता है जस्ट टू होल्ड द बॉडी इज mg sin थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा। पूरा भूल गया तू? और एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? mg sin थीटा प्लस का म्यू कॉस थीटा कराया था मैंने, याद आया अक्षत? ये वाला। तो ये कह रहे, हाँ तो ये कह रहे हैं मैक्सिमम वाला जो है ना वो 2 टाइम्स है एफ मिनिमम का। तो बस फॉर्मूला लगा देना, काम खत्म हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स है इसका, mg से mg उड़ा देना पहले ना। तो साइन थीटा प्लस का म्यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा माइनस 2 म्यू कॉस थीटा के बराबर। क्या म्यू पता करना है क्या? नहीं, टेन थीटा इज इक्वल टू 3 आ रहा होगा ना, 3 म्यू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 म्यू, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 23 का। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला भैया। यस, क्वेश्चन तो बहुत है इसमें। अभी तबीयत मेरी खराब, तुम क्यों परेशान हो रही हो? दिमाग मैं चला रहा हूँ, देखो तबीयत मेरी खराब, दिमाग मैं चला रहा हूँ, परेशान तुम हो रही हो। तुम कहाँ चला रही हो? हाँ चला है इसने, चला है वैसे ना, जस्ट यस, मैं भूल गया था, वो चला ही नहीं रहा। उसका देखो, इसको जितना बचाऊंगा उतना बचा रहेगा, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है ना तेरा। क्या कहाँ लेके जाएगा? अब तो चला कम से कम। चलो 24 वाले में आ जाओ। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन द ब्लॉक ए ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड द टेबल एज शोन इन द फिगर इज 0.2। ठीक है, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दे रखा है? म्यू की वैल्यू 0.2 के बराबर दे रखी है। What would be the maximum mass value of block B so that the blocks do not move? बताओ कितना होना चाहिए वहां पे, हम कितना मास लटका सकते हैं कि दोनों ब्लॉक मूव ना करें? ये कर रखे ना, मैं इसमें नो डाउट तुमने सारे क्वेश्चन कर रखे होते हैं, है ना? हाँ, जब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हारा दिमाग पता नहीं क्या, सब भूल गई, मूड नहीं है आज तो चल ही नहीं रहा, आज तो दिमाग ही नहीं लाई, आज मैं सोता हुआ छोड़ा ही सर उसको ना। चलो बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर ना। एक बात बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा? एफएस लिमिटिंग म्यू इनटू एन के बराबर, मतलब 4 न्यूटन के बराबर। तो इसको तुम मैक्सिमम टेंशन कितना दे सकते हो? 4 न्यूटन, तो ये चलेगा नहीं। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम टेंशन कितना होना चाहिए? 4 न्यूटन, मतलब यहाँ 4 न्यूटन में 4 kg लटका दोगे, 0.4 किलोग्राम। तो 0.4 किलोग्राम तुम यहाँ पे लटका सकते हो, उससे छोटा लटकाने पे भी नहीं चलेगा, है ना? बन जाता। तुम वही तो, मैं तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे है तुम में कि तुम बना लोगी, लेकिन तुम बनाना नहीं चाहती हो, है ना? यस, ठीक है। 25 द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड, ये वर्ड पढ़ा करो ना, जस्ट होल्ड, इसको जस्ट होल्ड कर रहा है। अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट द वॉल, द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.2, द वेट ऑफ द ब्लॉक इज, जस्ट होल्ड कर पा रहा है। हाँ जी, mg लगेगा यहाँ पे, और फ्रिक्शन जस्ट होल्ड कर रहा है मतलब लिमिटिंग लग रहा होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा? यहाँ पे 10 न्यूटन के बराबर, तो लिमिटिंग कितना आ जाएगा? म्यू इनटू एन, 2 न्यूटन। तो mg की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 2 न्यूटन के बराबर। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 0.2 किलोग्राम या 2 न्यूटन के बराबर। द वेट पूछा ना, ऐसे हो जाएगा। तुम लोग समझ पा रहे हो यहाँ तक? अच्छा, जो मैंने तुम्हें थ्योरी पढ़ाई, क्या वो हेल्पफुल है? मतलब जो अपन ने 2 लेक्चर किए, सब कुछ मिलता जुलता है, मतलब उससे, है ना? नहीं अब सही बोल रहा है वो अक्षत,
जो मैंने पढ़ाया है वैसा ही है ना, मतलब सब कंटेंट जो है, ऐसा तो नहीं कि सर आप पढ़ाते एक्स और क्वेश्चन पूछते वाई। हाँ तो मैंने नहीं किया ना, मैंने ये सब इस लेवल पे तुम्हें कराया है, मतलब वो थ्योरी हेल्पफुल है ना, और लिंक भी कर पा रहे हो। और ये जो कंटेंट है ना बच्चों, ये जो मैं क्वेश्चंस तुम्हें करा रहा हूँ, मैं खुद नहीं करा रहा, कि ऐसा नहीं कि मैं जो है तुम्हें पढ़ाता हूँ उसी पे क्वेश्चंस छांट छांट के ले आया, नहीं। मैं मेरे पास जो 100 150 200 क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से जो मुझे जो अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कराया नहीं कराया, मैं कराऊंगा ही नहीं कराऊंगा, जो सबसे बढ़िया लगते हैं ना कि यार ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है, वो उठा उठा के मैं डाल देता हूँ इसमें, ठीक है ना। अब 200 में से 40 लेके आया मैं, मान लो 3 किताबों में से मैंने छांटे, 3 किताबों का सबसे बेस्ट कंटेंट मैंने उठा के तुम्हें दे दिया। पढ़ाने की जगह आराम करो, मतलब मन तो करता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक क्लास खराब हो जाएगी अपनी ना, तो सिलेबस को लेके चलना है अपन को ना, टाइम पे खत्म करना है। यस ओके, यहाँ पे आ जाओ 26। एक टीचर सबसे ज्यादा मोटिवेट कर सकता है काम करने को लेके अपने स्टूडेंट्स को, कि मेरी तबीयत खराब होने पे मैं नहीं छुट्टी कर रहा। हाँ तुम टीचर्स, हाँ मैं मेरी तबीयत खराब होने पे मैं छुट्टी नहीं कर रहा, मतलब आपको भी नहीं करनी चाहिए अगर थोड़ा बहुत मैनेजेबल है तो। खांसते खूंसते मतलब कहीं कोने में पड़े रहो और पढ़ते रहो ठीक है, ऐसा करना चाहिए आपको। चलो 30 तक ही करेंगे डिस्कस ना, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं करना चाहता, तो मैं आज के लिए बहुत है। A body of mass 2 kg is placed on a horizontal surface having kinetic friction coefficient. लेकिन अप्लाइड वाला है ज्यादा है, तो वो ज्यादा है तो सर मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी, अब आप उसका निकाल लीजिए। क्या सर देखिए 2.5 है, हाँ म्यू इनटू n लगाएंगे, हाँ, म्यू इनटू एन कितना आ रहा है, म्यू इनटू एन कितना आ रहा है, म्यू इनटू 0.4 इनटू 10, म्यू इनटू म्यू एस देखेंगे ना अपन, म्यू एस इनटू एन, हां सर हां भाई मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ जाएगा, म्यू एस इनटू 10, म्यू एस इनटू 20 कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना वो 10 न्यूटन तक लग सकता है। टाइम तो नहीं हुआ ना तेरा क्लास का भी? तो यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना वो कितना लग सकता है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन से कम फोर्स पे तो ये चलेगा ही नहीं, तो हमने कितना लगा रखा है यहाँ पे, 2.5 न्यूटन। क्या ये इसको चला पाएगा? तो कितना फ्रिक्शन चाहिए होगा, 2.5 न्यूटन। बस। तो ऐसे ही ये सेम तरीके कर चुके हैं, लेकिन म्यू एस और म्यू एन इन्होंने डिफरेंट दे दिए है ना। 26 हो गया, 20, एक मिनट ना, ये सी ऑप्शन नहीं आएगा इसका ना, गलत दे दिया है, डी ऑप्शन आएगा। 27th, a block rest on a rough inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal the coefficient। ठीक है, कर रखा है क्या बनने, हां सर ये तो ये हो जाएगा वैसे, ये सेम ही है, सेम ही है। तो 10 न्यूटन बट म्यू mg sin थीटा, वो ये वही सेम क्वेश्चन आ गया, मतलब रिपीट हो गया क्वेश्चन ना, ये दोबारा दूसरी बुक में से डाल सर ये वाला तो सर बहुत आसानी से कंपोनेंट करिए y sin 60, उसके बाद उसको f sin 60 को बराबर कर दीजिए, उसके बाद क्या पूछ रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव ना करे। का फार्मूला वो तो एंजाइम के लिए बताया था ना। अच्छा देखो, पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे √3g के बराबर तो वेट होगा इसका ना, नॉर्मल की वैल्यू। अच्छा जो नॉर्मल की वैल्यू होगी क्या वो √3g के बराबर होगी, प्लस प्लस फ्रिक्शन, f का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा, f का इधर कंपोनेंट आएगा, तो ये 60 है, तो इधर कंपोनेंट आएगा f/2 और इधर आएगा √3 f/2, तो ये √3 f/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? n की वैल्यू ये होगी। आप जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो ना f/2, वो बड़ा नहीं, डज नॉट मूव। डज नॉट मूव मतलब छोटा या बराबर होना चाहिए म्यू इनटू नॉर्मल से। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 f √3 डिवाइड बाई 2 के बराबर। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी रखी, 1/2 √3, तो मैं इसको कर देता हूँ 1/2 √3, √3 उड़ा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो है यहाँ पे f/2 माइनस का f/4 इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए g/2 से। ठीक है, f लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 20 न्यूटन से। ठीक है, ये ऑप्शन विल बी द आंसर। 20 न्यूटन से छोटा कोई परेशानी यहाँ तक, बस इसमें हमने दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लिए। 29th, a block of mass 4 kg is placed on the rough horizontal plane. A time dependent force this act on the block. The horizontal force between the, here k is this, the frictional force between the block and this at time 2 seconds.
2 सेकंड पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना होगा? 2 सेकंड पे 2 के की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4 न्यूटन के बराबर। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे? लिमिटिंग तो म्यू की वैल्यू दे रखिए 0.2 इंटू 40 8 न्यूटन। क्या जो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है? मतलब क्या ये चलेगा ब्लॉक? चलेगा नहीं तो मतलब क्या होगा? रुका रहेगा, स्टैटिक। तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक लगेगा और उतना लगेगा जितना जरूरी है रोकने के लिए। तो 4 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है रोकने के लिए। द आंसर विल बी दिस। बस एक ही कॉन्सेप्ट होता है, अगर उससे ज्यादा हुआ तो चलेगा। रुका हुआ है तो बस उसको चेक करना है। रुके हुए केस में जितना जरूरी है उतना लगेगा। इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, अच्छे वाले भी थे। वो इंक्लाइन वाला जो mg sin थीटा वाला जो था, है ना, तो वो बेसिकली तुम्हें जो जो डिफरेंस है ना स्टैटिक और काइनेटिक का, वो क्लियर हो जाएगा। ये तो सर तो मॉड्यूल के सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2 का। हाँ, कैसे करेंगे? इसमें तो वो सिंपल को किया था मेरे को। स्यूडो से भी कर सकते हो, बिना स्यूडो को भी कर सकते हो। देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं। स्यूडो फोर्स कब लगाते हैं? जब हम फ्रेम चेंज करते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाते हैं। अगर तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे, यू डोंट हैव टू अप्लाई स्यूडो फोर्स। अगर तुम इस ट्रॉली के ऊपर जाके बैठ गए तो ट्रॉली तुम्हारे रेस्पेक्ट में रुक जाएगी। तुम ट्रॉली के ऊपर बैठ गए हो जाके ना, अब ट्रॉली तुम्हारा ऑब्जर्वर बन गई। ट्रॉली के रेस्पेक्ट में पहुंचते ही, क्योंकि ट्रॉली एक्सेलरेटेड फ्रेम थी, तो आपको इस ब्लॉक के ऊपर स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट m इंटू ए के बराबर। ये एक फोर्स लगा दिया, स्यूडो फोर्स। अब क्या ये ब्लॉक ट्रॉली से दूर जा रहा था या पास आ रहा था? नहीं। मतलब इस डायरेक्शन में दोनों का मोशन एक जैसा था, ट्रॉली का और ब्लॉक का। मतलब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं आना चाहिए, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। किसका? ब्लॉक का, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में। ट्रॉली के रेस्पेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल। और क्या ये नॉर्मल जो है एम ए के बराबर हो जाएगा? पहले तो ये हो गया। अब यहाँ पे लग रहा होगा नीचे mg। आप चाहते हो कि नीचे भी ना जाए, तो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक। स्टैटिक की वैल्यू कितनी होगी? mg के बराबर। अच्छा, स्टैटिक पे कंडीशन होती है कि वो लेस देन और इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन के। mg जो स्टैटिक फ्रिक्शन है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए म्यू एम ए के। m से m कट जाएगा, तो a बड़ा या बराबर होना चाहिए g डिवाइडेड बाई म्यू से। बड़ा या बराबर होना चाहिए g डिवाइडेड बाई म्यू से। ठीक है, ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। तुम ग्राउंड के फ्रेम में करते हो तो पता क्या बोलते हैं? ग्राउंड के फ्रेम में आप ये कहते हैं कि ये जा रहा है ए एक्सेलरेशन, तो ब्लॉक भी जा रहा होगा, तो तुम कहते हैं कि इसको एक्सेलरेशन नॉर्मल दे रहा होगा, फिर तुम बोलते हैं एन इक्वल टू एम ए, मतलब अल्टीमेटली नॉर्मल आता। ठीक है ना? स्यूडो से तुम मतलब हर एक को आसान नहीं लगता स्यूडो से। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस ऑन दी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब 10 क्वेश्चंस में तुम्हें कोई डाउट हो, डीपीपी मैंने तुम्हें शेयर कर दी है, डाउट हो तो अपने पूछ लेना यार, अब जब तबीयत ठीक हो जाए मेरी ना। अगला टॉपिक जो है दैट इज द वर्क, पावर एंड एनर्जी। हाँ, मेरी तबीयत अगर कल ठीक हो जाती है तो ही करेंगे हम, और मैं नहीं होती है इनकेस तबीयत ठीक, तो सबको कॉल जाएगा, और कॉल नहीं गया तो मतलब तुम्हें आना है। ठीक है ना? कॉल नहीं गया तो मतलब आना है, अदरवाइज मैं सबको कॉल करवा दूंगा कि छुट्टी है। वैसे छुट्टी का मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर मैं खड़ा होके यहाँ तक चल के आ पाया तो हमारी क्लास होगी। कार तक चल के आ पाया और फिर कार से यहाँ तक चल के आ पाया तो हमारी क्लास होगी। ठीक है, चलो फिर